सर जी, कोई और आंसर देना चाहेगा इस क्वेश्चन का कि क्या आना चाहिए पहले बंदे को और क्यों आना चाहिए? सर मैं जी, कोई और साथी? क्वेश्चन ये है कि क्या इस सेशन के क्या कोई जो बंदा पहली दफा आता है वो इस सेशन उसे लेना चाहिए या उससे पहले कुछ और कंप्लीट करना चाहिए? तो मैं जी सर, आंसर देने मैं से इसका पहले आंसर देना जी चाहूँगा बोले। कि इस सेशन में कोई भी यहाँ पे प्री रिक्विजिट नहीं है। जस्ट अगर आपको किसी भी लैंग्वेज में जो बेसिक यहाँ पे सिंटैक्स है वो आता है तो आप इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। जी मुझे अच्छा, तो साजिद, अभी आप क्या कहते हैं कि अभी आप किस सेमेस्टर में? आप स्टूडेंट हैं अभी या काम कर रहे हैं? जी सर, मैं स्टूडेंट हूँ बीयू का, 4th सेमेस्टर में हूँ। लेकिन मैंने जावा स्क्रिप्ट सीखी है और पाइथन सीखी है, C++ नहीं सीखी दरअसल, तो बस इसी तरह पास की है। ठीक है, चलें जी, मैं आपको बताता हूँ 2-3 बातें। ह्यूमन लाइफ में जो सबसे मुश्किल लर्निंग होती है वो होती है चलना, 2 टांगों पे चलना। तो इसके लिए बॉडी के कोई 350 मसल यूज होते हैं चलने के लिए, जो आपको बैलेंस करते हैं। तो जिंदगी में कितने लोग चल लेते हैं सही तरीके से? सारे चल लेते हैं, अनलेस के कोई मसला है, कोई फिजिकल मसला है। तो सक्सेस रेट कितना हुआ? 100%। तो क्या चलने के लिए आपने किसी प्रीरेक्विजिट का ख्याल किया था? क्या आपने कहीं से लिस्ट ली हो कि भाई कौन कौन से मसल है, मैं पहले उन्हें स्ट्रॉन्ग करूं? या आप घर वालों ने दौड़ना बंद कर दिया हो लोगों ने कि जी बच्चा भी चलना सीख रहा है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, पहले वो चलना सीख ले तो फिर हम इसे दिखाएंगे कि दौड़ते कैसे हैं? तो इट डिडंट हैपन एंड द सक्सेस रेट इज 100%। ऑन द कंट्री, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें प्रीरेक्विजिट होते हैं। इसमें बड़ा प्रॉपर होता है, पहले ये कोर्स पढ़ें, फिर ये कोर्स पढ़ें, फिर ये कोर्स पढ़ें। और सक्सेस रेट कितना एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का पाकिस्तान में? तो ना होने के बराबर है कि ग्रेजुएट डिग्री ले लेता और सोच लेता कि यार मुझे आता तो कुछ है नहीं, मैं जॉब किस चीज की करूंगा। तो जो ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन को प्रीरेक्विजिट नाम की किसी चीज की जरूरत नहीं होती। तो अगर मैं आपकी जगह हूं तो मैं ये करूंगा कि मैं क्लास लूंगा, जो नई टर्मिनोलॉजी आएगी मैं वो नोट करता जाऊंगा और मैं क्लास के बाद उन्हें गूगल कर लूंगा या मैं क्लास में ही पूछ लूंगा। और मैं क्लास में इतनी देर आऊंगा कि वो सारी चीजें नई जो है वो मैं सुन सुन के आस्ता आस्ता पुरानी होना शुरू हो जाए। डज इट मेक सेंस? जी कि सर, भाई आपको सिलिकॉन वैली के एक्सपर्ट की अंडर गाइडेंस सीखने का, बात करने का, बोलने का चांस मिल रहा है। जब वो नहीं कह रहे कि यार फलां चीज सीख के आओ, तो आप क्यों अपने ऊपर लिमिटेशन लगा रहे हैं? क्या ख्याल है? ठीक है सर, जब बहुत हम अच्छा नहीं है। कह रहे, जब हम आपको क्या कहते हैं पढ़ाने के लिए तैयार हैं, बेशक आपको कुछ आता कि नहीं आता, तो जस्ट टेक एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटी। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? और जिंदगी में जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो जंप ऑन इट, ट्राई इट। मैक्सिमम क्या हो जाएगा, फेल हो जाओगे, इट्स ओके। कभी भी जब अगला बंदा आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है
तो डबल जज ना करें, क्योंकि कोई और बंदा होगा जो मोटिवेटेड होगा, वो जोर से हाथ ऊपर कर देगा, हो सकता है उसे आपसे भी कम आता हो और वो उसे लर्निंग का चांस मिल जाएगा। तो इसी तरह लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज मिले लें, इट इज परफेक्टली फाइन टू फेल। जब आपने चलना सीखा था तो आप पहले दिन खड़े नहीं थे हो गए, आप कई दफा गिरे, लेकिन चलना की आपने कोई टेंशन नहीं थी ली, कोई पीयर कंपटीशन नहीं था, कोई डेडलाइन नहीं थी, और इसीलिए आपने चलना सीख लिया आराम से, प्रेशर भी कोई नहीं था। तो कई लोग 2 महीने में सीखते हैं चलना, कई 6 महीने में चलना सीखते हैं, इट इज फाइन। लेकिन ह्यूमन लाइफ इतनी लंबी है कि कितनी ड्यूरेशन में चलना सीखा ये मैटर ही नहीं करता। तो इसी तरह कोडिंग 2-4 महीने में आ जाती है अगर आप क्लास में आते रहेंगे। अगर आप क्लास में आएंगे तो इंशाल्लाह आप गूगल, एप्पल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट लेवल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे, जिनकी स्टार्टिंग सैलरी तकरीबन 50 से 70 लाख रुपए पाकिस्तानी है। स्टार्टिंग एक्सपीरियंस के बाद और ज्यादा हो जाती है, और हम आपकी उस वक्त तक पढ़ाते रहेंगे जब तक आप उस लेवल पे पहुंच के वो इंटरव्यू क्लियर नहीं करते। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? किसी का इस बारे में कोई क्वेश्चन? भाई मेरी आवाज आ रही थी आप लोगों को? ये सर आ रही थी, बिल्कुल आ रहा है। हाँ, तो ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को? तो कौन जी कौन क्लियर साथी हो है गया। जो अपने कैरियर में 50 से 70 लाख रुपया स्टार्टिंग सैलरी की जॉब करना चाहता है, जो 3-4 साल बाद करोड़ से ऊपर चले जाती है? हैंड रेज कर दें। जबरदस्त। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि आप में से शायद कोई एक आधा सीरीज सही सच बोल रहा होगा, बाकी सारे झूठ बोल रहे होंगे। तो दिस इज ह्यूमन टेंडेंसी। इंसान की ये नेचर है कि वो अपने आप को ओवर एस्टिमेट करता है और दूसरों को अंडर एस्टिमेट करता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं? वो ऐसे पता चलेगा कि महीने बाद देख लीजिएगा कि आप सेशन में अभी भी आ रहे हैं या आपको कोई और जरूरी काम याद आ गया। तो अगर आपको जरूरी काम याद आ गया तो इसका मतलब है कि यू आर नॉट सीरियस। तो चलें जी, क्लास शुरू करते हैं। डॉक्टर रेहान यहाँ पे आ गए हैं मिशिगन से। तो आप लकी लोग हैं जिन्हें माशाल्लाह अकम्पलिश लोग पढ़ा रहे हैं अमेरिका से, वो भी फ्री में, वो भी विदाउट एनी रिक्वायरमेंट कि आपका जीपीए इतना होना चाहिए, आपकी डिग्री फलां इंस्टीट्यूट की होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी होनी चाहिए, राइट? तो चलो थैंक जी, यू ओवर जफर टू भाई। द होस्टल। थैंक यू जफर भाई। अच्छा तला, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो? मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। जी सर, मैं हाँ, तो इस दौरान शेयर अगर कर। किसी का कोई क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल, इस दौरान किसी को क्वेश्चन है तो मैं ले सकता हूँ। क्वेश्चन पूछा करें ताकि उससे आपको ये पता चले कि वो क्वेश्चन वैलिड भी है या सही है, या आपको वैसे गलतफहमी हो रही है, या वो चीज एक्चुअली मैटर भी करती है। अच्छा जफर भाई, एक दफा ये बता सकें आप, मुझे थोड़ा सा आइडिया है, बाकी लोगों के लिए भी पूछ रहा हूँ कि जो अगर मेटा में हमने अप्लाई करना हो या गूगल में अप्लाई करना हो, तो इनिशियल मतलब किस तरह होता है? मतलब पहला स्टेप ये है कि वो रिमोट होगा, वो क्या मतलब सिर्फ लिंक भेजते हैं, या फिर वो मतलब आपसे ऑनलाइन कोडिंग इंटरव्यू होता है ऑन साइट से पहले, अच्छा, और बिल्कुल। उसके बाद क्या तो होता वो है? बिल्कुल, तो सबसे पहले रिक्रूटर कोई आपका सीवी देखेगा, और आप सोच लेंगे रिक्रूटर के पास दिन में हजारों सीवी आता है, दिन में हजारों सीवी, गूगल, एप्पल, अमेजोन में। तो रिक्रूटर कोई 100 में से एक सीवी शॉर्टलिस्ट करता है खुद अपने तौर पे बात करने के लिए। तो जिस तरह पिछले 1 साल में आई कोड गुरु के 5 बंदों को गूगल और अमेजोन के रिक्रूटर्स ने कांटेक्ट किया, और फिर रिक्रूटर असेसमेंट करता है कि क्या ये बंदा इस काबिल है कि ये इंटरव्यू क्लियर कर सके। क्योंकि अगर बंदा इस काबिल नहीं है, या बंदा जरूरत से ज्यादा माड़ा था, तो आगे से उसको अपनी नौकरी के लाले पड़ जाते रिक्रूटर को, क्योंकि आगे से बेइज्जती होती है। जो इंजीनियर इंटरव्यू लेगा वो काफी सख्त रिमार्क्स देता है कि भाई इसे बुला किसने लिया था, किसने मेरा टाइम जाया किया।
तो रिक्रूटर की ये जिम्मेदारी है कि वो बंदा सही लेके आए। अब अगर एमआईटी का बंदा हो, वो बुरा परफॉर्म कर ले, तो रिक्रूटर की नौकरी को मसला नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें पता कि एमआईटी अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो रिक्रूटर को लगा कि ये बंदा ठीक होगा, स्टैनफोर्ड का भी हो तो ठीक होगा। लेकिन अगर एक पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री से जहाँ से कोई आता ही नहीं है कभी, अगर वो बंदा वो बुरा परफॉर्म करे, तो रिक्रूटर को क्वेश्चन मार्क होता है कि यार तुमने इसको क्यों बुलाया था। तो एक तो रिक्रूटर को उस वक्त वार्निंग मिलती है, दूसरा रिक्रूटर फिर दोबारा गलती नहीं करता ऐसे कंट्री से या इंस्टीट्यूट से लोग बुलाने की। तो पहला तो स्टेप है रिक्रूटर, वेरी बिग स्टेप। 100 में से कोई एक सीवी शॉर्टलिस्ट होता है, और जो नो नेम यूनिवर्सिटी, जो नॉर्मल यूनिवर्सिटी के लोग हैं, जिन्हें कोई जानता नहीं है, नॉर्मल कंट्रीज के लोग हैं, उन्हें डबल एफर्ट करनी पड़ती है सिर्फ रिक्रूटर को कन्विंस करने के लिए कि भाई हमसे भी बात कर। तो जब रिक्रूटर आपसे बात करता है, या फिर ये होता है जो कि काफी वैलिड चीज है, कि जो बंदा ऑलरेडी कंपनी में काम कर रहा है, वो रिक्रूटर उस पर ट्रस्ट करता है, उसकी जजमेंट पे। तो जिस तरह मैं अमेरिका में 2015 से लोगों को ट्रेन करता हूँ इन कंपनीज के लिए, तो कई रिक्रूटर्स मेरे जानने वाले हैं। तो जब मैं रिक्रूटर्स को देता हूँ, तो वो ट्रस्ट करते हैं कि अच्छा भाई जफर को आइडिया है कि किस लेवल का बंदा सेलेक्ट होता है, तो अगर जफर कह रहा है तो इस बंदे को चांस दे लेते हैं। तो इस तरह भी होता है। तो रिक्रूटर को नॉर्मली मिलती है 25% ऑफ द इनिशियल ईयर सैलरी। तो अगर आप $3 लाख पे बंदा आ रहा है, तो रिक्रूटर को तकरीबन मिलेगा एक बंदा हायर करने का 75,000 तो वैसे रिक्रूटर की रोजी हवाई होती है, यानी कि उसे $1-2 हज़ार सैलरी मिलती है, बाकी जो बंदे रखेगा तो उसकी लास्ट से मिलेगी। तो जो अच्छा रिक्रूटर है उसका क्या होता है, सक्सेस रेट बहुत अच्छा होता है। मसलन वो 10 बंदे लेके आए तो 5 सेलेक्ट हो जाएंगे। और जो बुरा रिक्रूटर होता है वो क्या होता है, वो 100 बंदा लेके आएगा, बीच में से 5 सेलेक्ट होंगे। तो रिक्रूटर बहुत बड़ा रिस्क ले रहा होता है जब वो किसी अननोन यूनिवर्सिटी, अननोन कंट्री के बंदे से बात करके उसे चांस दे रहा होता है। तो इसका मतलब है कि रिक्रूटर के, और अगर आपकी तैयारी नहीं है, तैयारी में कि जिस तरह मैं हूँ, डॉक्टर रेहाना, इस तरह 4 और लोग अगर आपसे बात करें, तो उनमें से 4 में से कम 2 बंदे गए कि मैं रिकमेंड करूंगा, मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहूंगा, तो रिक्रूटर से ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रिक्रूटर ब्लैक लिस्ट कर देता है फौरन। ब्लैक लिस्ट में उसने अपनी इंटरनल लिस्ट रखी होती है, कंपनी से इंटरनल लिस्ट रखी होती है कि ये बंदा बहुत ही, क्या कहते हैं, गया गुजरा है, ये वो चीज बिल्कुल नहीं है जो अपने सीवी में नजर आता है या अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में नजर आता है। तो उसके बाद फिर रिक्रूटर आपका जो है फोन स्क्रीन किसी इंजीनियर के साथ रखता है या मैनेजर के साथ रखता है। तो वहां आपको प्रॉब्लम दिया जाता है, 2 प्रॉब्लम दिए जाते हैं। तो फोन स्क्रीन में नॉर्मली जिसमें रिक्रूटर में सिलेक्ट होने का चांस 1% है, फोन स्क्रीन में 20 में से एक बंदे को बुलाते हैं ऑन साइट, ऑन एवरेज, बड़ी कंपनी। तो आप देख रहे हैं वहां पे आपका एमआईटी वाला बंदा भी गूगल जाना चाह रहा है, स्टैनफोर्ड वाला भी जाना चाह रहा है, आप भी जाना चाह रहे हैं, दवा कंपटीशन उन लोगों से होता है। तो उस फोन स्क्रीन में ये बहुत क्रूशियल होता है कि आपकी टाइपिंग स्पीड इतनी हो कि इंटरव्यू के वाह यार क्या बंदा है भाई, सही है। तो इसलिए मैं उस चीज पे जोर देता हूँ। तो जब फोन स्क्रीन में आप सिलेक्ट हो जाते हैं, तो फिर आपको फुल इंटरव्यू साइकिल आता है। पहले वो इंटरव्यू साइकिल इन पर्सन होता था, वो जूम पे होता है कई दफा। तो उसमें आपके 5 इंटरव्यूज होते हैं, 5 में से तकरीबन 3 इंटरव्यू कोडिंग के होते हैं, चौथा बिहेवियर का होता है, लेकिन उसमें भी कोडिंग होते हैं। तो 4 इंटरव्यू कोडिंग के होते हैं, 5वां इंटरव्यू आपकी डोमेन का होगा। मतलब आप कहें मुझे एआई का शौक है, तो एक इंटरव्यू 45 मिनट का एआई का होगा और 4 कोडिंग के होंगे, और उन सब में आपने 2-2 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो इस तरह से होता है। तो नॉर्मली काफी सारे लोग पहले 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, और आखिरी 2-3 इंटरव्यूज में वो थक गए होते हैं, बर्नआउट हो गए होते हैं, उनका दिमाग नहीं चल रहा होता। इट हैपेंस अ लॉट, मैं खुद भी ऐसे रिजेक्ट हुआ हूँ लाइफ में। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपकी तैयारी वाकई बहुत अच्छी। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? अच्छा, तो जब आप फुल साइकिल में भी क्लियर हो जाते हैं, तो फिर जो है आपकी पैकेट जाता है सिलेक्शन हायरिंग कमेटी में। हायरिंग कमेटी आपकी सैलरी डिसाइड करती है। उसके बाद आपका पैकेट जाता है एचआर के पास। तो ये बंदा रख लिया है, इसे फलां ऑफिस में मूव करवाओ। तो एचआर देखता है अच्छा बंदा किस जगह पे है, बंदे का पासपोर्ट किस कंट्री का है, इसे वीजा चाहिए कि नहीं चाहिए, इसे कोई और ट्रैवल एक्सपेंसेस चाहिए कि नहीं चाहिए, तो फिर उसको वहां मूव करवाते हैं।
तो इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो अदरवाइज गूगल, एप्पल, अमेजोन में जो लोग काम करते हैं, सैलरी उनकी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उनका आईक्यू है जो, वो इस कमरे में जो लोग बैठे हैं उनके आईक्यू, एवरेज आईक्यू से ज्यादा नहीं होता। ना उनकी इंग्लिश आप लोगों की इंग्लिश से बेहतर होती है। इन कंपनीज में जो मेजोरिटी है वो इंडिया के टाट के स्कूलों से पढ़ के आई हुई। ठीक है, वो हम बात करते हैं तो ऐसे लगता है कोई देहात से बंदा आ गया। तो अगर वो कर सकते हैं भाई, तो आप भी कर सकते हैं, सब लोग। तो इसलिए हम आप लोगों पे एफर्ट पुट कर रहे हैं। अगर हमें 1% भी शक होगा आप नहीं कर सकते, तो हम 1 भी मिनट नहीं लगाएंगे। हमारे पास और भी बड़े काम होते हैं करने को। तो जी, इसमें किसी का क्वेश्चन? जी सर, वो मेरा क्वेश्चन था। सर आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है आपकी आवाज, लेकिन दूर से आ रही है आपकी आवाज। सर कितने क्वेश्चन, मतलब नीट कोड के कितने क्वेश्चन करने के बाद हम इस काबिल हो सकते हैं कि हमको इंटरव्यू देने का सोचे हैं? अगर आप बुरे तरीके से करें तो सारे भी कर लें तो नहीं होंगे। नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप लीड को क्वेश्चन करना पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है क्लास में प्रेजेंट करना, जिसमें डॉक्टर रेहान प्रेजेंट करते हैं। क्योंकि इन बड़ी कंपनीज में ब्रेन फ्रीज हो जाता है, अंडर प्रेशर क्वेश्चन आ नहीं रहा होता। तो नॉर्मली ये नहीं कि आप ये पूछेंगे मैं कितने क्वेश्चन प्रेजेंट करूं यहाँ पे तो मैं उस काबिल हो जाऊंगी। तो आई थिंक कि अगर आप 50 क्वेश्चन प्रेजेंट कर लें तो दैट्स अ गुड नंबर। टोटल क्वेश्चन आपके तकरीबन 200 कम से कम होने चाहिए। तो 200 क्वेश्चन के बाद आप कंफर्टेबल हो जाते हैं, 300 क्वेश्चन तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं। लेकिन क्वेश्चन जब आप इंटरव्यू में सिलेक्ट क्यों करेगा आपको? इंटरव्यू रोज से सिलेक्ट करेगा जब आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है। तो इसका मतलब है कि ग्रुप स्टडी में आपको मल्टीपल लोगों को सेम क्वेश्चन करते हुए देखना चाहिए, और देखना चाहिए वो वैसे कर। सही है सर, जी, थैंक किसी यू। और क्वेश्चन? चलें सर, रेहान थैंक यू फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। मेरा ख्याल है बच्चों की हेल्प हो गई होगी। तो बच्चों, आप एप्पल जैसी कंपनी में काम कर रहे होंगे, और मेजॉरिटी जो है वो ये सोच रही होगी कि इस महीने मैंने खर्चा कैसे पूरा। जी जफर भाई, थैंक यू सो मच आपकी गाइडेंस का। आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, थैंक यू। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। मुझे तला अभी आप हैं इधर, अगर आप शेयर करने में। जी सर। सर आप क्वेश्चन का लिंक से शेयर करेंगे कि मैं कोई भी ओपन कर लूँ रैंडम सा? रैंडम ओपन कर लें आप। सर प्राइस वाला कर ओके। ले जो हम कल कर रहे थे, उस तरह का रिलेटेड है। मैं लिंक सेंड करूँ? जी मैडम, प्लीज। जी मैम, लिंक सेंड। सर मैंने सेंड कर दिया। सर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर, हो रही है। ओके। क्वेश्चन को सब रीड आउट कर लें, देन हम डिस्कशन करते हैं।
हाँ जी मैडम मीना, आप लीड करेंगे इसे कि ये क्वेश्चन क्या है? और मैडम मीना आपकी आवाज़ नहीं आ आ, रही। अगर आपने स्पीक कर रही हैं तो म्यूट है आप। चलिए तला, आप अगर समराइज कर सकें, मैडम मीना की आवाज़ नहीं आ रही। ओके जी। ओके। जी सर, मैं समराइज करता हूँ। हम्म, हमारे पास एक जो से ना डेटा सेक्शन हमने डिजाइन करना है जिसके अंदर आप वर्ड ऐड कर सकें और सर्च कर सकें। ठीक है, इस लेकिन साथ कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। वर्ड डिक्शनरी जो सा है, ये हमारे पास एक क्लास है और उसके अंदर एक वर्ड डिक्शनरी नाम से मेथड है जिसे हम कंस्ट्रक्टर कह सकते हैं कि सेम नेम है क्लास की तरह। और देन हमारे पास एक मेथड है ऐड वर्ड, जो कि एक आर्गुमेंट हमारे पास ले रहा है वर्ड का और क्या करेगा, उस डेटा स्ट्रक्चर जो भी हम डिक्लेयर करेंगे ना उसके अंदर ऐड करवा देगा। और फिर एक हमारे पास मेथड है सर्च का, जो कि अगेन एक आर्गुमेंट वर्ड ले रहा है और रिटर्न ट्रू कर रहा है अगर वो कोई भी वर्ड जो है ना हमारे पास डेटा सिस्टम में एग्जिस्ट करता है। और अगर नहीं करता तो इन दैट केस फॉल्स करता है। बट यहाँ पे एक छोटी सी चेंजिंग है कि अगर कहीं पे वर्ड के अंदर जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो डॉट आ जाता है, इन दैट केस इट मीन्स कि वो हम उस डॉट को ना किसी भी लेटर कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है अभी कि वहां पे लाजमी सेम एज इट इज वर्ड होना चाहिए। अगर एग्जाम्पल को देखें तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ये वर्ड डिक्शनरी की वजह से हमारे पास ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, जो एम्प्टी एरिया ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन को शो कर रही है। देन ऐड वर्ड जो से हमारा कॉल हो रहा है, उसने क्या किया, बैड ऐड कर दिया। देन अगेन ऐड कॉल हो रहा है जो कि डैड ऐड कर रहा है। देन अगेन ऐड कॉल हो रहा है जो कि मैड कर रहा है। नो, सर्च कॉल हो रहा है। सर्च के अंदर क्या कर रहा है, वो पैड दे रहा है, विच मीन्स के क्या पैड एग्जिस्ट कर रहा है। ये हमारे जो से तीनों वर्ड है ना, ये हमारे पास एज अ अरे के अंदर पड़े हैं ये तीनों वर्ड। तो पैड जो सा कहीं पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा अभी, विच मीन्स रिटर्न जो है वो फॉल्स कर रहा है इसकी जगह पे। और जब सर्च कर रहा है बैड, तो बैड जो सा क्योंकि ये एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, तो इस वजह से वो रिटर्न ट्रू कर रहा है। अब वो वाला केस कि जब वो कह रहा है कि अगर तो डॉट है तो क्या हैंडल करना है, तो यहाँ पे हमारे पास ये डॉट है। डॉट उसने कहा था किसी भी करेक्टर के साथ जो है ना आप मैच कर सकते हैं। बट बाकी दोनों वर्ड जो है ना वो एज इट इज ही होने चाहिए, विच मीन्स एडी है। तो एडी हमारे पास बैड में भी है, डैड में भी है, मैड में भी है। विच मीन्स कोई भी एक हमारा ट्रू होता ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये बैड ना भी होता, ठीक है, या डैड ना भी होता बट मैड था, या मैड ना होता डैड है था, मतलब कोई सा भी एक जोन सा क्योंकि मैच कर रहा है, डॉट किसी के साथ मैच कर सकते हैं। बेशक बी के साथ कर लें, बेशक डी के साथ कर लें, बेशक एम के साथ कर लें। तो जिसके साथ मर्जी कर लें हमारे पास ये रिटर्न ट्रू ही आएगा इन दिस केस। और अगर हम बैड की बात करें, मतलब बी और डॉट डॉट की करें, तो पहला करेक्टर हमारा लाजमी है कि वो बी होना चाहिए, बाकी जो मर्जी करेक्टर हो। तो अब इन दिस केस जो है ना हमारे पास पहला करेक्टर यहाँ पे डी है, विच मीन ये तो पॉसिबल नहीं है। सेम एज इट इज पहला करेक्टर एम है, ये भी पॉसिबल नहीं। ये जो सा करेक्टर जो है वो हमारे पास बी है, विच मीन्स ये हमारे पास एक पॉसिबल आंसर हो सकता है और ये हमारे पास रिटर्न ट्रू कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है सबको? हाँ, क्वेश्चन क्लियर है। थैंक यू तला। मैडम मीना, अगर आप हैं ऑनलाइन तो आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी सर, मैं एक्चुअली सुन नहीं सकती थी। वैसे मेरा क्वेश्चन क्लियर है, लेकिन मैं तो अच्छा, इस टाइम पे इसमें थी। इसमें आप अपनी अप्रोच बताएंगे कि आप किस तरह इसको थिंक करिए। सर कुछ तो ये सर्च वाला जो है वो तो उसी तरह से होगा जिस तरह से पहले हम कल देखा था। जो डॉट के बगैर है, जो नॉर्मल वर्ड है, वो तो उसी तरह से हो जाएगा। अच्छा, एड वर्ड में ये होगा कि हम देखेंगे कि हमारे पास जो वर्ड है वो पहले से है या नहीं है। अगर तो हमारे पास सपोज हमारे पास इस तरह है, एप्पल था। एनोटेट करूँ सर या ऐसे ही एनोटेट करके बोलेगा? बता देना, अपने थोड़ा इजी हो जाता है समझ में। ये हमारे पास एप्पल है, ए, उसके बाद आ रहा है सी। आप राइट करिए, हमें नजर नहीं आ रहा है, एटलीस्ट मुझे विजिबल नहीं है। एनोटेट करिए आप। जी सर, अच्छा, आप कलर हो चेंज गया। करूँ? ठीक है, आप ठीक हो रहा है, ठीक है। लास्ट में ई है।
तो सपोज हमारे पास ये पहले से वर्ड एक एडेड था हमारे पास part में, तो हमने नया वर्ड ऐड करना है, APP ऐप ऐड करना है। तो हम जस्ट क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक एंड का डिक्लेयर कर देंगे कि यहाँ पे एक वर्ड एंड हो रहा है, ठीक है? तो हमारे पास ये ऐड का हो जाएगा। अब फ्रेंड क्या ये सर्च वाला जिसमें ये डॉट आ रहा है, इसको हमें बैक ट्रैकिंग के थ्रू करना पड़ेगा, रिकर्सिव कॉल बैक ट्रैकिंग किसको कह रही हैं हम? सर ये डॉट के लिए, डॉट के केस में जिस तरह अगर ये बैड है हमारे पास, सपोज यहाँ पे बैड हमारे पास एक हो रहा है, और सपोज हमारे पास BAX कोई वर्ड था जो यहाँ पे था हमारे पास, और हमें सर्च करना है हाँ जी, हमें सर्च करना है ये .AD। तो हमें क्या होगा, हम पहले सर्च करेंगे, हमारे पास B है, तो B में तो कोई भी वर्ड होता क्लियर था, फिर हम सर्च करेंगे A हमारे पास है, तो A हो गया हमारे पास, इधर हमारे पास X आ गया। अब हमें यहाँ पे X नहीं चाहिए था, हमें यहाँ D चाहिए था, तो हम ये दोबारा मूव करेंगे ऊपर की तरफ। ये कोई और वर्ड सर्च करो जो किसी भी लेटर से स्टार्ट हो लेकिन एंड पे उसके A और D है, तो ये चलो ठीक सा होगा बैक ट्रैकिंग का। कैसे होगा ये नहीं पता, चले, इसमें हमारे पास 6 ऑप्शंस हैं। अच्छा इस एग्जांपल पे अगर इसको रन कर लेते हैं ना, थोड़ा सा एक सेंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो अगर मैं इसको क्लियर कर दूं, जिस तरह ये हमारा कल हमने देखा था ट्राई डेटा स्ट्रक्चर में एक रूट होता है, उसके साथ हम फिर ऐड करना शुरू करते हैं। अगर वो पहले एग्जिस्ट कर रहा है तो उसी के साथ ही वो एक्सटेंड होता है, अदरवाइज तो एक न्यू नोड क्रिएट हो रहा था। और तो ये बैड अगर फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ है तो न्यू नोड क्रिएट होगा, और जो लास्ट लेटर है इस पे एक फ्लैग जिस तरह होगा वो सेट होगा कि दिस इज अ न्यू, मतलब एंड ऑफ द वर्ड, ठीक है? अब इस तरह डैड आया, तो इसी तरह यहाँ पर मेरे ख्याल में ये डैड बनना चाहिए इधर पे, ए ये डी है और ये डैड, ठीक है? सो ऑन। सो पॉइंट ये है कि जब आप पैड को सर्च करेंगे और अभी तक पैड पहले आपने इसमें ट्राई डाटा स्ट्रक्चर में लेट से एंटर नहीं हुआ, तो आपको फॉल्स रिटर्न होगा। बैड अगर कहेंगे तो बैड में वो ट्रू रिटर्न कर रहा है ऑलरेडी, उसको बी मिलेगा और वो सर्च करेगा। अगर वो डॉट के साथ कर रहा है इसका मतलब है कि फर्स्ट लेटर कोई भी हो सकता है, ठीक है? तो अगर वो इस पे ट्रिवर्स करना शुरू करे और इसको सर्च कर रहा हो, तो डॉट के केस में वो किसी भी ब्रांच में, मतलब वो ये लेटर भी हो सकता है डॉट की जगह, ये भी हो सकता है, ठीक है? इसने फॉलो करना है कि उसको वो वर्ड्स मिल जाए फॉलोइंग, जो यहाँ पर ए मिलना चाहिए और फिर डी मिलना चाहिए। तो यहाँ पर भी मिल रहा है और यहाँ पर भी मिल रहा है, तो उसने ट्रू रिटर्न करना है कि इससे सर मेरा एक क्वेश्चन है, जी। आई थिंक सो यहाँ पे ट्राई डेटा स्ट्रक्चर इतना यूजफुल नहीं होगा। उसकी रीजन ये है कि कल आपने बताया था कि ट्राई का फायदा ये होता है कि हमारी जो स्पेस है ना वो कम हो जाती है, कि आपको जो डुप्लीकेट इंस्टॉल करने पड़ रहे थे ना, रिकॉर्ड रखना पड़ रहा था कैरेक्टर्स का, ठीक वो है, बच जाता है। बट इन दिस केस देखिए तो हमें करना पड़ रहा है, सही है। क्योंकि ये डैड जो सा एक कंप्लीट अलग वर्ड है, ठीक है? ठीक है। और ये जो सा एक कंप्लीट अलग वर्ड है। या तो हम इसको इस तरह करें कि हर नोड को सिंगल कैरेक्टर ना रखें, हर नोड को ना एज अ अरे रखें, ठीक है। ठीक है? हम्म। और फिर हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना, फॉर एग्जाम्पल पहले हमारे पास बैड आ रहा था, तो इस जो यहाँ पे हमारे पास ये जो कंप्लीट एक अरे थी ना, इसके अंदर हम्म। बी एंटर हो गया, ठीक और है। उसके अगले के अंदर अगली नोड में भी कंप्लीट एक अरे ही है लेकिन उसके अंदर ए है, ठीक है? ठीक है। उससे आगे भी एक कंप्लीट अरे है जिसके अंदर डी है। हम्म। अब नेक्स्ट टाइम पे दोबारा से आ रहा है तो नो, अब हम उसको ये कह सकते हैं कि ये डी है, बट बाकी क्योंकि वो सेम थे तो दोबारा से नहीं हमने ऐड करना, इसको बेसिक सेट कह लें कि हर नोड के ऊपर एक सेट पड़ा है, ठीक है। ठीक है? फिर ये एक सेट है क्योंकि डी ही उसे चाहिए था, और अगली दफा पे उसको पैड मिल रहा है, तो इट मीन ये सेट के अंदर पी ऐड हो गया, बाकी जो सा ए और डी एज इट इज रहेगा। तो आई थिंक सो या तो हम इस तरह करके करें, ठीक है? देखिए देखिए मेरा पॉइंट क्या है, वहाँ ना वेल ऑर्गेनाइज वे में आपको डेटा पता चल रहा था। अब यहाँ पर जिस तरह आप कह रहे हो ना, बहुत सारे वर्ड्स होंगे जो हो सकता है
कंप्लीट हो सकता है कुछ पार्शली कंप्लीट हो। यहाँ पर ये है कि इसकी ब्यूटी है कि यहाँ पर इसने अगर कोई वर्ड एंड हो रहा है ना यहाँ तक, ठीक है, हो सकता है ये एक्सटेंड भी हो रहा हो और भी किसी वर्ड का प्रीफिक्स हो, लेकिन अगर यहाँ पर एक वर्ड है जो कि एंड हुआ है तो उसकी डिटेल उसमें पड़ी हुई है कि एक फ्लैग के तौर पे। यहाँ पर आप फ्लैग के तौर पे नहीं रख सकते, ठीक है। आपको ये तो पता है कि हाँ बी से स्टार्ट होगा, क्या वो बैड पे खत्म हो गया या आगे भी चल रहा था, ठीक है। तो वो जो डिटेल है ना, वो ट्राई डाटा स्ट्रक्चर आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको नॉट ओनली कि स्पेस बट कि कौन सा वर्ड कहाँ तक कंप्लीट हुआ हुआ है और वहां तक। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर बैड्स होता है, सम अदर वर्ड होता है, ठीक है। हम्म। और तो बैड के ऊपर अगर आप बैड को सर्च करेंगे तो बैड पे ये फ्लैग फॉल्स होगा, राइट। कि आपका अगर कोई और वर्ड डला हुआ है जिसका प्रीफिक्स तो बैड था लेकिन उसके आखिर में कोई और लेटर भी था, इसका मतलब है कि उसके बाद एक और लेटर था और जिसके बाद वो वर्ड एंड हो रहा था, ये फ्लैग जिसका ट्रू था, ठीक है। ठीक है। ये वाली डिटेल ना आप इस सेट में नहीं रख सकते। हाँ ये तो कह सकते हैं, हाँ कुछ लेटर्स हैं जो यहाँ पर बी के साथ स्टार्ट हुए थे, उनका फर्स्ट लेटर पहले सेट में डाला हुआ है, दूसरा लेटर इट कैन बी वन ऑफ द कैरेक्टर्स इंस्टेड ऑफ, मतलब ये तो आप कह सकते हैं कि ये हो गया, बी भी मिल गया पहले सेट में, दूसरे नोड में मुझे ए भी मिल गया, तीसरे में फिर डी भी मिल गया, लेकिन दिस चेंज विल कीप गोइंग ऑन। आपकी कोई वो ट्रेसिबिलिटी नहीं होगी कि कौन से वर्ड्स आपने कहाँ तक कंप्लीट हुए थे। ठीक है। इन टर्म ऑफ मेमोरी देखें तो आपकी ये वाली हो या ये वाली हो, इसमें कोई मेरा ख्याल है डिफरेंस नहीं है, ठीक है। जितने आपके लेटर इधर पे आने हैं यहाँ पर वो सेपरेट नोड की फॉर्म में आ रहे हैं, डिफरेंस है थोड़ा सा स्ट्रक्चर के फॉर्म में, लेकिन कोई आपको ये नहीं कह रहा कि आप मेमोरी में इसको ऑप्टिमाइज कर रहे हो। सर मेमोरी में तो ऑप्टिमाइज हो रहा है ना कि यहाँ पे ए 2 दफा आ रहा था, अच्छा चले, ये भी एक और और ये एक भी। और एक और बात करता हूँ ना कि जी। फॉर एग्जांपल ये जो सेट है ना, इसमें ए आया, ठीक है, आपने बी ए डी था, फॉर एग्जांपल बी ए डी, तो आपने बी ए डी डाल दिया, ठीक है। अच्छा उसके बाद आया पी यू टी, ठीक है, तो आपने क्या किया, पी को इधर डाल दिया, यू को इधर डाल दिया, ठीक है, और यहाँ टी को इधर डाल दिया, ठीक है। अब मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि सर्च करो पैट आया कि नहीं आया, ठीक है। आपने कहा कि पहले में मुझे पी मिल रहा है, पी भी है, दूसरे लेवल पे मुझे ए मिल रहा है। अब मैंने डालते हुए तो बैड में डाला था और पी यू टी पुट में डाला था, तो अब मैं पूछ रहा हूँ पी ए टी पैट आया कि नहीं आया, तो ये आपका कुछ भी नहीं बताएगा, वो ठीक कहेगा है। हाँ सेट में तो हाँ, है, ठीक है। तो उसको तो मिल रहा होगा ना कि ये हाँ पी और ए टी हो हाँ, जाएगा। मतलब दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, सो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि आपने पैट आया कि नहीं आया, वो आपको ट्राई डाटा स्ट्रक्चर ही प्रोवाइड करेगा मेरे लिहाज ठीक से। है। और इसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ फर्क मैं ये सोच रहा था कि अब जिस तरह एक डॉट लगने का मतलब है कि आपको मल्टीपल ब्रांचेस में, फॉर एग्जांपल इसकी बात करो, डॉट ए डी है ना, तो आप इसका मतलब है कि पहले लेवल पे जो भी है वो एक्सेप्टेबल होगा, इट कैन बी दिस पाथ, इट कैन बी दिस पाथ, ओके, और देयर में बी सम अदर पाथ। तो इसका मतलब है कि पहला जो भी है डॉट के केस में आपने उसको एक्सेप्ट करना है, जो जो भी है लेटर, लेकिन उससे फॉलोइंग आपके लेटर अगर वो कुछ यहाँ पर इसमें है स्ट्रिंग में, वो मैच होने चाहिए, अदरवाइज कुछ पाथ हो सकता है आपको डिस्कार्ड करने पड़े, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बी ई डी बैड होता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप इसमें भी जा सकते थे, या लेट से पहले आप इसमें जाते हैं, आप कहते हैं पहला मुझे एक्सेप्टेबल है, डी आया कोई बात नहीं, डॉट है जो मुझे सर्च करना था, यहाँ पर आकर वो ए होना चाहिए, लेकिन फिर यहाँ से फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, कि आपको सर्च नहीं हुआ। लेकिन इस वाले पाथ में वो एंड तक आएगा, पहले में वो उसको डॉट की वजह से अलाउ करेगा और उसके बाद जो फॉलोइंग है ए पड़ा हुआ और डी पड़ा हुआ, ठीक है। मेरा ख्याल है कि मेक सेंस के ट्राई डाटा स्ट्रक्चर ना यहाँ पर भी यूज होना चाहिए, ठीक है। उसमें सर्च करना भी इजी है ना, आप अगर आप सोचो कि अगर आप इसको इस तरह नहीं करते ट्राई डाटा स्ट्रक्चर में, ठीक है, तो आपको सारे जो स्ट्रिंग्स हैं वो अपनी मेमोरी में रखने पड़ेंगे, ठीक है, बेशक वो रिजेंबलिंग है बेशक नहीं रिजेंबलिंग है, सारे के सारे अपने, फिर उस सेट में आपको ढूंढना पड़ेगा कि क्या ये आया नहीं आया। वो तो सिंपली आप एक सेट बना लो, जो जो स्ट्रिंग आती जा रही है उसको एक उसमें कर लो, सेट में रख लो, तो मोर कांस्टेंट टाइम में आप सर्च कर सकते हैं।
कि ये स्ट्रिंग आई है या नहीं आई। ठीक है, तो इसमें इसमें करने का पर्पस ये है कि मतलब थोड़ा ऑप्टिमाइज वे में कर सकें, क्योंकि इसमें अगर आप इसमें लेंथ ऑफ जो है ना स्ट्रिंग्स, या आप देखेंगे कितनी कितनी रिक्वेस्ट आएंगी, ये जो आप इसकी कंस्ट्रेंट देखोगे क्वेश्चन में। जी सर, अ, 10⁻⁴ कॉल्स होंगे। ठीक है, तो कॉल्स जो होंगी ना उसमें या ऐड करे होंगे या सर्च करे होंगे। ठीक है, और और एक और मेरा क्वेश्चन है, क्या जो डॉट है उसको हम स्पेस भी कंसीडर कर सकते हैं? मतलब स्पेस कह रहा हूँ, मतलब बिल्कुल खाली जो सा है, कि वो लाजमी है कि कोई ना कोई एबीसी का करेक्टर ही होगा? नहीं, वो मेरे ख्याल में लोअर केस लेटर्स पे कंसिस्ट कर रहा है ना, तो डॉट अज्यूम करेंगे कोई भी अल्फाबेट है। ठीक है। डॉट अज्यूम कर रहे हैं। नहीं, डॉट को आप कह डॉट रहे हैं जैसे कि यहाँ पर कोई भी लेटर हो सकता है, जैसे कोई भी हो सकता है। मतलब इस पोजीशन पे, जैसे अगर इसमें देखें तो स्टार्ट बी से होना चाहिए, नेक्स्ट कोई भी लेटर्स कोई भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं। जी, और उस तरह से ये भी देखना होगा हमें कि इसकी लेंथ भी इतनी हो, मतलब बी के बाद देखिए दो लेंथ तो डॉट्स वो हो, आपको उसके बाद तभी पता वर्ड एंड चलेगा होगा, ना, आपने हमारे एक पास करेक्ट आप आपने इस पे आइटरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप इसके एंड तक पहुंचेंगे और जो ट्राई डाटा स्ट्रक्चर है वहां पर एक फ्लैग रेज होना चाहिए कि जो लास्ट नोड उसने विजिट किया था उस पे एंड का फ्लैग था, इसका मतलब है कि वो कंप्लीट वर्ड आपने पहले से ऐड किया था। ठीक है, तो जैसे आपने सारे वर्ड्स सारे मतलब कोई कहीं पे भी अगर डिफरेंस आता है तो आप उसको मतलब डिस्कार्ड कर देंगे और सारे ऑल अदर ऑप्शंस में देखेंगे कि जो पॉसिबल हो सकते हैं। तो बेसिकली ये कि हर नोड के आगे 20 up to 26 चिल्ड्रन हो सकते हैं। ठीक है, जिस तरह हमने कल देखा था, और वो इस तरह करके कनेक्टेड होंगे और एक फ्लैग भी होगा जिस तरह कल हमने ट्राई डाटा स्ट्रक्चर देखा था। मेरे हाल इसको हम अटेम्प्ट कर सकते हैं लेटर, मतलब अभी मेरी इतनी ग्रिप नहीं है कि मैं ट्राई डाटा स्ट्रक्चर बुलाकर अभी जस्ट करके करूं। तो आप लोग ट्राई करें, कल वाला जो कोड था वो इसी पे चलना चाहिए, उसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज मतलब देख लें कि इस क्वेश्चन में क्या है, मेरा वो एग्जैक्टली सेम कोड होगा। अच्छा तला कोई और क्वेश्चन ओपन कर लें, अच्छा क्वेश्चन है मैडम। थैंक यू सर। चलो तला कोई और क्वेश्चन ओपन कर लेगा, ये वाला क्वेश्चन करना। सर ये मैंने वैसे पहले किया है, तो जैसे मर्जी, अगर आपने भी किया तो फिर कोई और कर लेते हैं। अ, इसमें क्वेश्चन तो मुझे पता है, पता नहीं मैंने किया नहीं किया, तो इसमें आपकी अप्रोच क्या होगी इस क्वेश्चन पे? पहले बाकी लोगों से सर पूछने के बाकी लोगों को क्वेश्चन पता है कि क्या है क्वेश्चन। सर जरा 2 मिनट्स क्वेश्चन समझ लें। हाँ जी। चलो इसका लिंक अगर भेज दे। थैंक यू।
जी सर क्वेश्चन क्लियर है। सही है। चलो थोड़ा समराइज कर दें, जिस किसी को ना क्लियर हो थोड़ा उसका क्वेश्चन क्लियर हो जाए। सर हमें इधर ना एक नम्स की एक गिवन है, उसकी डिफरेंट ना परमुटेशंस बन सकती हैं। तो ये जो सी अगर हम एग्जांपल में 1 की बात करें ना, 1 2 3, इसी को थोड़ा सा उसने एक्सप्लेन किया कि इसकी जो ऑल पॉसिबल परमुटेशंस है ना वो ये हैं। हमने ये करना है, कोई भी हमें ना एक परमुटेशन यहाँ पे गिवन हो सकती है, चाहे वो ये गिवन हो, चाहे ये गिवन हो, चाहे ये गिवन हो, कोई भी एक हो सकती है। बट हमने क्या करना है, उससे नेक्स्ट परमुटेशन उसको रिटर्न करवानी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 1 2 3 गिवन है ना, उससे नेक्स्ट जो परमुटेशन बनती है 1 3 2 बनती है। अगर 1 3 2 गिवन है तो इससे नेक्स्ट परमुटेशन जो है वो 2 1 3 बनती है। अगर 2 1 3 गिवन है तो उससे नेक्स्ट जो है वो 2 3 1 बनती है। जिस तरह कल मैम फिजा क्वेश्चन नहीं थी बता रही कि ये वही वाला क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास कोई भी गिवन नंबर है, हम उसका नेक्स्ट वाला पहले निकाल लें, ठीक है, तो तब हम उसको सोल्व कर सकते हैं। ये उससे मिलता जुलता जो सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 गिवन था, 1 2 3 के अकॉर्डिंग नेक्स्ट परमुटेशन कौन सी बन रही है, ये हमारे पास 1 3 2 वाली बन रही है। तो इस वजह से इसकी आउटपुट ये आ रही है। और यहाँ पे 3 2 1 गिवन है, तो 3 2 1 जो सा वो हमारे पास लास्ट वाला था। अगर 3 2 1 लास्ट है ना, तो ये एज अ साइकिल के अंदर जाएगा, 3 2 1 का जो पहले पे आएगा वही आउटपुट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। और अगर हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 में देख 3 में देखें तो 1 1 5 है। इसकी अगर ऑल पॉसिबल परमुटेशन लिखेंगे ना, तो हमारे पास इससे नेक्स्ट जो परमुटेशन होगी वो ये 1 5 1 होगी। अब उसका ये है कि आपने इन प्लेस करना है रिप्लेसमेंट, मतलब न्यू अलग से स्पेस नहीं यूज करनी भी। और टाइम पे नहीं कंस्ट्रेंट है अभी, मतलब टाइम वैसे एफिशिएंट होना चाहिए, लेकिन स्पेस के ऊपर उसने कहा कि लास्ट भी कांस्टेंट ही रहना चाहिए। पहले इसमें आप अपनी अप्रोच बताओ, किस तरह आप इस क्वेश्चन को थिंक कर रहे हो। ओके सर, इसके अंदर ना हर अरे को देखें तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। मतलब हर अरे का उससे आगे की तरफ देखें ना, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि ये अगर 1 है, 1 यहाँ पे, ये अगली जो अरे है ना, अगला पोर्शन जो है वो रिवर्स ऑर्डर में है। ठीक है। ठीक है। उससे आगे देखें तो ये हमारे पास अब एवरी टाइम चेंज हो रहे हैं। मतलब अगर यहाँ पे मैं देखूँ ना 2 3 1, अब 3 अगर चेंज हो रहा है तो बाकी दो जो एलिमेंट है ना वो रिवर्स हो रहे हैं। मतलब 2 1 थे, वो 1 2 हो गया। ठीक अगर मैं ये उसी का आउटपुट है। और अगर हम 3 2 1 को देखें, ठीक है, तो ये देखें क्योंकि कंप्लीटली हमारे पास लास्ट था, तो ये फुली रिवर्स हो रहा है, 1 2 3 हो गया। ठीक है। मेनली ये जो चीज है ना कि लेक्सिकोग्राफिकल लार्जर रीअरेंजमेंट है, उस चीज को वो देख रहा है कि अगर आपके पास लार्जर एलिमेंट आ रहा है ना, तो आपने क्या करना है, उसको पिक करके बाकी जितने एलिमेंट है उसको क्या करना है, रिवर्स कर देना है। अगर 1 2 3 है, मतलब 1 2 है तो उसको क्या कर देना है, 2 1 कर देना है। अगर 3 2 है तो 2 3 हो जाएगा। मतलब उसको रिवर्स कर देना है, जो भी बाकी के एलिमेंट बच रहे होंगे। ठीक है। ठीक है। तो मैंने इसको इस तरह किया है। मैं कोड शेयर कर। जी फिर मैम। मेरा भी इसमें एक था लाइक आपकी आपकी कितनी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का है, मतलब लाइक इस तरह से जैसे आपने किया है, लाइक इज दिस डूइंग दिस इन O of n? आ, हम्म अच्छा, इसको ना O of n को करने का भी एक है ऑप्टिमाइज्ड वे। आई कैन शेयर दैट। आवाज आ रही है वैसे मेरी? जी मैडम, जी आ रही मैम, आपकी आवाज आ रही है। ओके। अच्छा, अब बेसिकली ना आप अगर 5 नंबर्स को पिक करें ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जस्ट थोड़े से पैटर्न्स बना के देख लेते हैं। नेक्स्ट परम्यूटेशन 1 2 3 4 5 के बाद आनी चाहिए 3
ये Five, वाली हो four. जाएगी 5, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आएगी 1 2, क्योंकि अब 5 4 इज डन, तो अब आप यहाँ पे 4 ले लें, 4, और बाकी बचा आपके पास, सॉरी कंट्रोल जी, इस पे जी नहीं होता, फिर 3 5, ठीक है। और नेक्स्ट आपकी बन गई 1 2 4 5 3, ठीक है। लेट्स जस्ट मेक वन मोर, 1 is for 5, 1 2 5 3 4, और एक आपकी हो गई 1 2 5 4 3, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज नोट करें आप, कि आप भी ना ग्राफ चेक करें इसका। इस केस में 1 2 3 4 5 बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है। इस केस में 1 2 3 5 और फिर नीचे 4 आ गया। इस केस में 1 2 4 फिर नीचे आया 3, फिर ऐसे 5। इस केस में 1 2 4 फिर ये हो गया 5 और फिर 3। इसमें 1 2 5 फिर हुआ 3 फिर 4। इसमें 1 2 5 फिर आपका हुआ 4 फिर हुआ 3, सॉरी 4 एंड देन 3 नीचे ही आएगा। अच्छा, आप एक चीज देखें कि किसी भी परम्यूटेशन में ना आपकी स्लोप या तो ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, ठीक है। इधर इट इज इंक्रीजिंग, किसी टाइम पे डिक्रीज हो रही है, या इस तरह से। तो आपके पास ना कोई लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट परम्यूटेशन जब भी फाइंड आउट करनी है, तो हाउ यू कैन फाइंड दैट नेक्स्ट परम्यूटेशन। लेट्स जस्ट लुक एट दिस एग्जांपल, ठीक है। 1 2 4 3 5 आपने फाइंड आउट करनी है 1 2 4 5 3, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे से ना एक चीज नोट करें कि क्योंकि आपको पता है कि ये वाला जो पोर्शन है ना, एंड से ये वाला पोर्शन, ठीक है, क्योंकि ये वाला पोर्शन आपका चेंज होता है। मतलब यहाँ पे आप 4 5 पे थे, फिर आपने इसको इधर से नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट पिक किया, क्योंकि आपके पास और कोई एलिमेंट पिक करने की ऑप्शन नहीं थी। आपने 4 के बाद 5 ले लिया था। अब आप नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 5 ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है उसके बाद लेने की। 6 होता तो फिर शायद आप नेक्स्ट भी लेते, लेकिन अभी आपके पास ये है। तो आपने इन दो एलिमेंट्स को बस चेंज किया, ठीक है। आपने 5 को यहाँ मूव कर दिया और 4 को यहाँ मूव कर दिया। फिर आपके पास जब ये ऑप्शन भी एंड हो गई, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 5 4 है, अब आपको पता है कि आपने नेक्स्ट इस एलिमेंट को चेंज करना है, ठीक है। आपने वो पोजीशन फाइंड आउट करनी है समहाउ जहाँ पे आपने एलिमेंट को चेंज करना है। तो अब आपके पास नेक्स्ट परम्यूटेशन में, क्योंकि ये एलिमेंट चेंज होना है, अभी ये वाला हो गया था, ठीक है। आपने 4 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट 5 ले लिया था। अब 3 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट शुड बी 4, तो आप 4 लेंगे, और जो बाकी एलिमेंट्स आपके पास हैं 3 और 5, ठीक है, उनको आप यहाँ पर प्लेस कर देंगे। उसके बाद फिर आपके पास आता है 4 के बाद आपका 5 3 भी बनता है, क्योंकि अब ये इस तरह से हो गया है। तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट चेंजिंग पोजीशन शुड बी दिस वन। ये जो पोजीशन अगर चेंज होनी है, तो नेक्स्ट एलिमेंट आफ्टर इसके बाद कौन सा ग्रेटर आ रहा है, वो 5 आ रहा है। तो आपको 5 को यहाँ पे रखना है और 3 को इधर मूव करा देना है। सिमिलरली अगर आप इस पे देखें, अब आपके पास ये ऑप्शन भी जब डन हो गई, तो अब आपने इसकी नेक्स्ट परम्यूटेशन फाइंड आउट करनी है। तो आप यहाँ पे इस पोजीशन पे चेंजिंग कर रहे हैं, क्योंकि दिस वन इज ऑलरेडी बीइंग चेंज्ड, ठीक है। तो अब नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 4 के बाद ऑब्वियसली 5 है, 3 नहीं है। मतलब इस रिमेनिंग पोर्शन में अगर आप देखें, तो 4 से नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 5 है, नॉट 3। तो आप इस 5 को 4 के साथ रिप्लेस कर देंगे, और रिमेनिंग एलिमेंट्स आपके 3 एंड 4 हैं, तो वो इस तरह से आ जाएंगे। तो अब इसको हम किस तरह से कर सकते हैं कि हम लोग को वो एलिमेंट या वो पोजीशन कहाँ पे फाइंड आउट करनी है जहाँ पे हमने स्विच या स्वैप परफॉर्म करना है, ठीक है। तो जैसे आपके पास अभी यहाँ पर 1 2 4 3 5 ये वाली एग्जांपल ले लें, ठीक है। हाँ नहीं, बल्कि 1 2 4 5 3 ले लेते हैं, ज़्यादा इजी हो जाएगा। 1 2 4 5 3। अच्छा, अब ना यहाँ से आप इसको बैक से देखें। बैक से अगर आप ट्रेवर्स करते हैं, तो ये एलिमेंट आपका ग्रेटर है। एज लॉन्ग आपके पास एलिमेंट्स जो हैं लाइक एंड से आपके पास अगर एलिमेंट्स लार्जर आते हैं, ठीक है, तो आप वहाँ पे मूव करते जाएंगे बैक पे, ठीक है। यहाँ से आपके पास 3 आया, 3 के बाद आपके पास 5 आया। नहीं सॉरी, लेट्स जस्ट टेक दिस एग्जांपल बिफोर दिस। 1 2 4 3 5 लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये 5 जो है ना, 5 इट इज लेस देन 3। इसका मतलब है कि अभी आपकी जो है ना ऑलरेडी जो आपकी स्लोप है, इट इज ऑलरेडी गोइंग डाउन। तो अभी तक आपको इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है, दीज आर इन दी ऑर्डर। और जब आप यहाँ से आएंगे 3 से आप 4 पे आएंगे, तो यहाँ पे ऑर्डर अब क्या हो रहा है कि अब स्लोप एकदम से आपकी चेंज हो गई है। इट्स मीन कि यहाँ पर से आपको एक नंबर को इस पोजीशन पे चेंज करना है, क्योंकि आपके पास ये परम्यूटेशन बिल्कुल सही ऑर्डर में है। यू डू नॉट नीड टू डू एनीथिंग। यहाँ पर आपकी स्लोप एकदम चेंज हुई है। मतलब 5 यहाँ पर आपका 5 जो था,
इट वॉज ग्रेटर देन 3 तो इट वॉज फाइन, बट यहाँ पर जब 3 आया 3 वॉज नॉट ग्रेटर देन 4, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे, इसका मतलब है कि ये पोजीशन आपकी वो होगी जहाँ पे आपने स्विच करना है। तो आपने इस पोजीशन को अपने पास रिकॉर्ड कर लिया जहाँ पे स्लोप आपकी एकदम से चेंज हो गई, ठीक है। और अब आपने इसको किस नंबर के साथ स्वैप करना है, आपने उसको इस नंबर के साथ स्वैप करना है, लार्जेस्ट नंबर के साथ, ठीक है, विच वॉज 5। तो अब जब आप इसको स्वैप करेंगे तो ये बन जाएगा 5 4, दिस विल बी लाइक 3 4, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने नहीं सॉरी वेट अ सेकंड, दिस इज गोइंग समथिंग, अच्छा सॉरी, आपने ना ये वाला नंबर जो लास्ट नंबर था, ठीक है, इस नंबर को आपने स्वैप कर दिया इसके साथ, ठीक है। आपके पास यहाँ पर 3 यहाँ पर आ गया 5, ठीक है, और यहाँ पे और मेरे आपके यहाँ पास पे आ 3 गया आएगा, जी, यहाँ 3 आएगा 5 आएगा, अच्छा 5 आएगा, 5 आहिस्ता यहाँ आहिस्ता पे shift होगा, ठीक है 5 is the next number that should be here। सही है। अच्छा, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी, मैम इसकी नेक्स्ट परमुटेशन सॉरी ये मैंने वाली ले ली थी, हाँ सॉरी अबाउट दिस, ये गलत हो गया। अच्छा, यहाँ पर से आप 5 पर थे, 5 के बाद आपके पास एकदम से एक नंबर जो है ना वो छोटा वाला आ गया, ठीक है। जब आपके पास नंबर स्मॉलर आया है, ठीक है, नंबर आपके पास एज लॉन्ग एज दीज नंबर्स, मतलब जब आप इसको इस तरह से विजुअलाइज करें कि आपके पास जब नंबर इस तरह से थे 1 2 3 लाइक इस केस में, ठीक है, जब तक नंबर ग्रेटर था यू वर ओके विद दैट, बट एज सुन एज आपके पास नंबर स्मॉलर आ गया है, तो इसका मतलब है कि अब आपको इस नंबर को विद सम ग्रेटर नंबर जो है ना अपडेट कराना है, क्योंकि आपके पास ये वाले नंबर्स जो हैं मतलब एक स्पेसिफिक ऑर्डर में थे, लेकिन यहाँ पर अब ये ऑर्डर जो है ना वो चेंज हो गया है, तो आप इसको इसके साथ स्वैप कर देंगे। इस केस में तो इट्स विल बी सिंपल, लेट्स जस्ट टेक द अदर एग्जांपल जिसके अंदर आपके पास ये वाली जो हम देख रहे थे, ठीक है। अच्छा, आपने 3 को पिक किया, 3 से आप पीछे 5 के आए, ठीक है, 5 वॉज ग्रेटर, यू आर ओके, ठीक है। फिर आप 5 से यहाँ पर आए 4, अब आपके पास जो है ये नंबर 4, दिस इज लार्जर देन योर नंबर 3, ठीक है, लार्जर देन योर नंबर सॉरी स्मॉलर देन योर नंबर 5, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि अब आपने जो है ना यहाँ पर स्टॉप करना है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अब आपकी स्लोप जो है वो चेंज हो गई है। तो अब आपने इस 3 को इसके साथ रिप्लेस करवा दिया, इतना काम तो आपका हो गया, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पर से नेक्स्ट जो है ना सॉरी 4 था, सॉरी अबाउट दैट, लेट मी जस्ट यहाँ से इसको जरा ना क्लियर कर दें, बहुत मैस क्रिएट हो गया है, लेट मी डू दैट अगेन। अच्छा निकल गया क्लियर, 1 2 4 5 3 हम ये वाली एग्जांपल देख रहे थे, राइट, और इसकी नेक्स्ट परम्यूटेशन बननी थी 1 2 5 3 4, ठीक है। अच्छा, आपने यहाँ से 3 से स्टार्ट किया और इसकी स्लोप बन रही थी 1 2 4 5 और 3 से आपने स्टार्ट किया,